एक छोटे से कार्यकर्ता को महाराष्ट्र में 23 नवंबर को देख क्या रहा है? देखिए, ये मैं हरियाणा में एक दिन पहले भी बहुत लोगों को कहता था, जिनने मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करी थी कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उस वक्त मैं बहुत जो डिबेट्स कर रहा था, कोई मीडिया के अंदर दिल्ली में किसी भी साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम हो, वो विश्वास नहीं कर रहा था। पर क्योंकि मेरा एक अनुभव रहा है पिछले 10 सालों में देश का कोना कोना घूमने का मेरी टीम के साथ में, तो हरियाणा में जितना मैंने गैदर किया, जो लोग वहां कार्य कर रहे थे, पार्टी के लोग कार्य कर रहे थे, मुझे समझ में आ गया था कि चुनाव का रुख बदल चुका है और हम सरकार जरूर बनाएंगे। महाराष्ट्र में मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं, जितनी मेरी राजनीतिक समझ अभी कह रही है और जिस हिसाब से जमीन को मैं टटोल रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी से के साथ में ही जो कोलिशन होगी वो बनेगी। और उसके पीछे बहुत लॉजिकल कारण है। अगर महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव को आप एनालाइज करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव ही एक बैरोमीटर हो सकता है जिसमें सब तरफी अलायंस टेस्ट हुआ है। 2 लाख वोट से हम ओवरऑल पीछे थे, विच इज 0.3%। मुंबई में हम 2 लाख लगभग वोट से आगे थे। तो बेशक सीटें कम हुई थी, क्योंकि ये दलित वाला जो फेक न्यूज का नैरेटिव चलाया था कि संविधान खतरे में पड़ जाएगा, वो कुछ पॉकेट्स में चला था। पर उसके बावजूद जो वोट शेयर का जनाधार है वो कम नहीं हुआ था। तब से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी की सभाएं काफी हुई हैं। लाडकी बहना के तहत महिलाओं को समझ में आया क्रॉस ऑल ओवर कि ये तो सरकार काम करने वाली सरकार है। तो झूठ चल रहा था जो अपोजिशन ने फैलाया था। और दूसरी तरफ एक केमिस्ट्री नहीं है तीनों प्लेयर्स के बीच में। हमारे अलायंस में 287 सीट्स पे प्योर केमिस्ट्री है। नवाब मलिक की सीट पे कोई अलायंस नहीं है। हमने अपना उसमें खुला विरोध दर्ज करा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि मुझे ये लगता है कि बिकॉज की वोट शेयर पिछली बार कम नहीं हुआ था, महाराष्ट्र में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरेगी और एक महायुति को कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल जाएगी। वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। आप कह रहे हैं कि केमिस्ट्री अच्छी चल रही है, लेकिन आपके सहयोगी अजीत पवार कुछ और बोलते हैं, पंकजा मुंडे कुछ और बयान दे जाती हैं, अशोक चौहान कुछ और कहते हैं और कहते हैं ये बटेंगे कटेंगे इधर नहीं चलने वाला है, ये बीजेपी का नारा है। देखिए, पंकजा मुंडे जी की अगर बात करें तो इसमें आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इस पे बात करी। उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या विकास के नाम पर वोट मिलता है महाराष्ट्र के अंदर, तो बोला हाँ, यहाँ विकास के नाम पर वोट मिलता है। सो इट वाज एन आइदर और चॉइस। अब बात करेंगे बटेंगे या कटेंगे, उसके आगे एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और आदरणीय मोदी जी ने उसको बहुत अच्छी तरीके से, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तुम्हारा एकता का मिशन है। अब अजीत पवार जी हो गए या अशोक चौहान जी हो गए, इन दोनों में क्योंकि कुछ समय से, जैसे फडणवीस जी ने भी कहा है, बिकॉज दे वर इनिशियली एंड अर्लियर, वो हिस्सा थे दूसरे दल का। तो अगर आप कोई दूसरे विचार को में आप पहले हिस्सा रखते हैं और फिर अगर आप अपना वैचारिक परिवर्तन करते हैं, आप पॉलिटिकल नई यूनियन करते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से बदलने में समय लगता है। तो कुछ इश्यूज के ऊपर उनका डिफरेंस है, परंतु एज एन अलायंस उसका कोई फर्क नहीं है। हम सब मांगते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम सब मानते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और ये तो ऐतिहासिक रूप से हमने देखा है कि जब भी सनातनी समाज भारत बटा है तो अंग्रेजों ने रूल किया है, औरंगजेब आए हैं, बाबर आए हैं, और कनाडा और बांग्लादेश के अंदर हम देख ही रहे हैं। और जब भारत के एकता की बात करते हैं तो बिना हिंदू एकता के तो भारत की एकता हो ही नहीं सकती। आपने जिक्र किया झारखंड का, वहाँ की हम डेमोग्राफी की बात कर रहे थे, जमीन की बात कर रहे थे। वहाँ पर आपको बाकायदा पता होगा जमाई टोला कई जगह पर है। वहाँ की जमीन जितना खतरे में है, बेटियों की इज्जत उतनी खतरे में है। आप लोग मुद्दा उठाते हैं, निशिकांत दुबे जी आते हैं, संसद में बोलकर चले जाते हैं, राजनीतिक फायदा मिल जाता है। आप केवल राजनीतिक फायदा ही लेना है या जमाई टोले के लिए कुछ करना भी आप लोगों को? सरकार बनेगी, 100% होगा। सरकार बनने दीजिए, 23 तारीख को आप देखेंगे एक्शन होगा। हम वैसी सरकार नहीं है हेमंत सोरेन जी जैसी सरकार जिसको झारखंड का हाईकोर्ट ये कहता है कि आपने एक झूठा एफिडेविट दाखिल किया है। हम एक्शन लेंगे, निश्चिंत रहिए। फिर हेमंत सोरेन कहते हैं जब घुसपैठी आ गए तो हमारी गलती थोड़ी, ये तो शाह जी की गलती है। फर्क ये है कि असम के अंदर कोई भी घुसपैठी आते हैं वो पकड़े जाते हैं।
इसका परमानेंट सोल्यूशन एक एनआरसी ही होगा। अब इस पे ये हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाते हैं, पार्लियामेंट के हिसाब से चलाते हैं। हम इंदिरा गांधी वाली पार्टी नहीं है जो देश के संविधान को तहस नहस करते हैं। तो जब एनआरसी पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस समय पे जब होगा उस पे आया जाएगा। परंतु अभी ये मैं कह सकता हूं कि पॉलिटिकल पेट्रनेज जो है वो हेमंत सोरेन जी की सरकार देती है। ये हर व्यक्ति चाहता है कि कोई भी बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ जो है वो अकेले काम नहीं कर सकती, उसको लोकल प्रशासन, लोकल डीएम, लोकल पुलिस का सहायता देनी होती है। और वो बंगाल के अंदर नहीं होता, वहां से घुसपैठिए आते हैं। या झारखंड के अंदर हमने देखा कि झारखंड हाईकोर्ट ने खुद ने एक्नॉलेज करा कि झारखंड की सरकार जो है वो उस पर कार्य नहीं कर रही। झारखंड के एक इंटरनल इंटेलिजेंस का नोट था जो सभी डीएम्स को और एसपीज को लिखा गया था कि भाई इस पर एक्शन लीजिए, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, इससे आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है और घुसपैठियों को दी जा रही है। हेमंत सोरेन की पॉलिटिकल पेट्रनेज की वजह से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक्शन नहीं ले सका। तो बहुत फर्क होता है जी कि पॉलिटिकल पेट्रोनेज और नॉन पॉलिटिकल पेट्रोनेज में। जब इस देश में दूसरी सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तब तो आप कोई भी हिंदुओं के खिलाफ कम्युनल वायलेंस बिल लाने की बात हो रही थी कि कोई भी दंगा होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू जो है वो गुनहगार होगा। तो बहुत फर्क होता है। सरकार बदलने दीजिए आप। तो इसीलिए मेरा सवाल है, सेकुलरिज्म का ठेका पूरा हिंदुओं ने ले ही रखा है क्या इस देश में, कि सेकुलरिज्म की बात वही करेंगे, मुस्लिमों ने नहीं ले रखा है? देखिए, बात सेक्युलरिज्म की हिंदू मुसलमान की नहीं है। बात सेक्युलरिज्म की ये है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमको लेटर इन स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना है। हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी होना चाहते हैं और हम होके रहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के साथ में। पर उसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि फ्रीडम ऑफ फेथ जो अभी है वो कंटिन्यू रहे। अब ये सोचने की विचार है, ये बात ये कि जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो रेडिकल फंडामेंटलिस्ट हैं, जो इस संविधान में विश्वास नहीं रखते, जब वो अगर कोई कार्य करते हैं तो उसके खिलाफ समाज का हर वर्ग को खुलकर बोलना पड़ेगा। तो मैं इसको हिंदू मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता, मैं इसको देखता हूं कि जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं और जो तालिबानी सोच रखते हैं, जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं जो वोट जिहाद करते हैं, ये देश वोट जिहाद से नहीं चलेगा, ये देश बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से तो चलेगा। तालिबानी सोच कौन रखते हैं? तालिबानी सोच वही रखते हैं जो याकूब मेनन जैसे आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहते, जो बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहते, जो घुसपैठियों को घुसपैठिया नहीं कहते, जो इस देश को खंड खंड करना चाहते हैं और भारत की जो आइडेंटिटी हम भारतीय हैं वो नहीं कहते। तालिबानी सोच वही रखते हैं जो गाजा के लिए तो 100 बार बात करते हैं परंतु हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं बोलते जब हिंदू उत्पीड़ित होता है। तालिबानी सोच वही रखते हैं जो माइनॉरिटी की बात करते हैं पर जब भी माइनॉरिटी हिंदू होता है उस पर शांत बैठ जाते हैं। तालिबानी सोच वही रखते हैं जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते। तालिबानी सोच वही रखते हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास नहीं रखते।